students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 7th, which is about physical and chemical changes. So we have many substances around us. All these substances have certain properties such as state, that is solid, liquid or gas, size, shape, color, smell, temperature, composition and structure, etc. सो स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके सभी के अपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हर एक सब्सटेंस का अपनी एक स्टेट होगी, या तो वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, उसका अपना साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर होता है, राइट. एंड व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस बिकम डिफरेंट, एंड जब किसी भी एक सब्सटेंस की वन या से ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिफरेंट यानी कि चेंज हो जाती हैं, हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, एक चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन इट. एंड हेयर इज एन एग्जाम्पल, वी नो दैट आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर. अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि आइस है, आइस आपके मेल्ट होकर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. सो यहाँ पे आइस का मेल्टिंग क्या है, एक कॉमन से चेंज है विच इज अराउंड अस. नाउ आइस क्या था, सॉलिड स्टेट थी, जबकि वाटर आपका लिक्विड स्टेट है. दैट मीन्स व्हाट, कि आइस के मेल्ट होने से क्या हुआ, उसकी स्टेट में चेंज आया, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज हो गई. सो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस. इस तरीके से हमारे चारों तरफ चेंजेस होते रहते हैं. कुछ चेंजेस जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. ये कुछ कॉमन से चेंजेस है जो एवरीडे लाइफ में. सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस. अब कुछ चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल है एंड कुछ हार्मफुल है. फॉर एग्जाम्पल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का राइप होना वो एक बेनिफिशियल चेंज है. सो वी ट्राई टू मेक द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फास्टर बाय आर्टिफिशियल मेथड. इसी के हम क्या करते हैं, फ्रूट्स की जो राइपनिंग है उसको फास्टर करने की कोशिश करते हैं कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज़ करके. एंड वहीं जो आयरन की रस्टिंग है ये हार्मफुल चेंज है. सो हम इसे क्या करते हैं, इसे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स जो है वो रस्ट ना लगे उनमें. उसको हम क्या अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन एक हार्मफुल चेंज है. ठीक है. एंड उस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स की पेंटिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑयलिंग या ग्रीजिंग करी जा सकती है. द चेंज इन अ सब्सटेंस, अब जो चेंज किसी भी सब्सटेंस में आता है स्टूडेंट्स, वो अपने आप या खुद से नहीं अकर करता. देयर इज ऑलवेज अ कॉज, हमेशा कुछ ना कुछ इसके पीछे कॉज यानी कि कारण होता है जिसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल है कि आइस डज नॉट मेल्ट, आइस खुद से मेल्ट नहीं हुई टू फॉर्म वाटर. आइस को क्या किया गया, उसको कुछ हीट प्रोवाइड करी गई मेल्ट होने के लिए, एंड देन इट चेंज इनटू वाटर. सो इस तरीके से हीट क्या है, यहाँ पे हीट इज द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. नाउ टाइप्स ऑफ चेंजेस, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस को डिस्कस करते हैं. तो चेंजेस मेजरली 2 टाइप्स के हैं. नंबर 1 फिजिकल, अदर इज केमिकल. ओके, अब हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिजिकल चेंजेस. सो दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. ओके, ये चेंजेस सब्सटेंस के स्टेट, साइज, शेप एंड कलर में आता है. ठीक है, जिस भी सब्सटेंस में आने वाला चेंज अगर उसकी स्टेट, साइज, शेप, कलर से रिलेटेड है, दैट मीन्स वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि स्टेट, साइज, शेप एंड कलर, ये सभी क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. सो आप ये भी कह सकते हैं वो सारे चेंजेस जो इस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. ओके, द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस. फिजिकल चेंजेस टेम्पररी चेंजेस है बिकॉज इनको इजिली रिवर्स किया जा सकता है टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस. वेरी लिटिल एनर्जी, काफी लिटिल एनर्जी यानी कि कम एनर्जी यूज होती है, इधर एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है फिजिकल चेंजेस में. Thus the important characteristics of a physical changes are as follows. So यहाँ पे कुछ important characteristics किए हैं. क्या? Number 1, no new substance. एक physical change में new substance का formation नहीं होता. Secondly, physical change एक temporary change है. That means what? It can be easily reversed. Then very little energy, काफ़ी कम energy. For example, heat etc. काफ़ी less amount में energy required होती है, या फिर काफ़ी less amount of energy absorb या evolve होती है during a physical change. And a temporary change in color may take place in a physical change. And एक physical change में क्या हो सकता है, कलर में भी temporary change आ सकता है. Now we will now take an example to understand a physical change clearly. अब यहाँ पे example लेने वाले हैं. क्या हमें क्या करना है, let us take a sheet of paper. आपने एक पेपर शीट ली and उसको कट कर दिया into number of pieces. Now we cannot join the cut pieces. अब आप उन पेपर के जो कट पीसेज है उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते दोबारा से ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर बनाने के लिए. बट यहाँ पे हर एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर अभी भी क्या है, सिर्फ पेपर ही है. ओके, इसमें क्या हुआ है, इसमें और कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया.
right? So during the cutting of a sheet of paper into pieces of paper, only the size and shape of paper has changed, but no new substance has been formed. तो जब आपने क्या एक पीस ऑफ पेपर को कट किया है कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर में, तो वहां पर केवल पेपर का शेप और साइज चेंज हुआ है, बाकी कोई भी न्यू चेंज नहीं आया, यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ. So thus we can say that cutting of paper is a physical change. Okay, so cutting of paper or tearing of paper is a kind of physical change. Now some more examples they have given you of physical changes like melting of ice, freezing of water. Okay, then we have boiling of water, condensation of steam, evaporation of water, condensation of water vapor, cutting of cloth, cloth को cut करना, एक chalk stick को break करना, conversion of chalk stick into chalk dust, breaking of a glass tumbler, breaking of a wooden stick, cutting of a log of wood, एक log of wood को हम क्या छोटे छोटे pieces of wood में cut कर रहे हैं, melting of wax, formation of cloud, drying of wet clothes, dissolving salt in water, water में सॉल्ट को डिजोल्व करके वहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बन रहा है, या शुगर को वाटर में डिजोल्व करके शुगर सोल्यूशन बनाया जा रहा है, सोडा वाटर आप प्रिपेयर कर रहे हो बाय डिजोल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट, ओके, स्ट्रेचिंग मेटल्स टू फॉर्म वायर, कन्वर्जन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी है उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम लिक्विड फॉर्म जो कि सिलेंडर में होती है टू गैशियस फॉर्म जब वो सिलेंडर से बाहर आती है इनटू द गैस स्टोव. तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे फिजिकल चेंजेस हैं जो कि डे टू डे लाइफ में अकर करते हैं. ओके, नंबर 1 मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं. सो आपने क्या करना है, बीकर में यू हैव टू टेक सम आइस एंड उसको आप क्या रखेंगे, यू विल कीप इट असाइड फॉर सम टाइम. ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे कि आइस जो है इट स्टार्टेड मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर. एक्चुअली यहाँ पे जो आइस है जिसको आपने बीकर में रखा है वो क्या करती है, सराउंडिंग में से हीट रिसीव करती है एंड मेल्ट होकर क्या बना लेती है, वाटर बना लेती है. सो दो वैसे तो आइस एंड वाटर दोनों डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन बोथ किसके बने हैं, दोनों ही किसके बने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बने हैं. एंड दिस मीन्स व्हाट कि यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. यहाँ पे केवल स्टेट में चेंज आया है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. सो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है टू फॉर्म वाटर, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है. The changes which occur during the melting of ice, and वो changes एक आइस की मेल्टिंग के दौरान हो रहे हैं वाटर बनाने के लिए, उनको easily रिवर्स भी किया जा सकता है. आप अगेन उस वाटर को फ्रीज कर दो तो वहाँ पे आइस का फॉर्मेशन होगा. That's mean what कि यहाँ पे दोबारा से आप कहें क्या कहा जाएगा, ये टेम्पररी चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज, तो आपने दोबारा से क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट, लेट अस कीप द बीकर कंटेनिंग वाटर. अब आप क्या करेंगे, उस बीकर को जिसके अंदर वाटर है उसको फ्रीजर में रखेंगे. ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है आप वहां से प्लेस करेंगे. आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, द वाटर जो आपके इस रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखा है इट विल गेट कूल टू मच एंड वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा टू फॉर्म आइस. एंड इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, जो लिक्विड वाटर है वो आपका सॉलिड वाटर में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड आइस. ठीक है, ओनली अ चेंज इन स्टेट. अब यहाँ पे केवल क्या हुआ, अगेन स्टेट में केवल चेंज आया, लिक्विड से सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गया, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, बट नो न्यू सब्सटेंस. यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ. सो वी कैन से दैट फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल. नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. अब वाटर बॉइलिंग या फिर स्टीम का कंडेंसेशन भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है. अब यहाँ पे आपको एक हार्ड ग्लास बीकर में वाटर लेना है एंड उसको बर्नर पर हीट करना है जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता. जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि उस हॉट वाटर के सरफेस से स्टीम ऊपर की तरफ राइज हो रही है. अब वहाँ पे वाटर जो है ये लिक्विड है जबकि स्टीम क्या है, एक गैसियस स्टेट है. दैट मीन्स व्हाट, ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर ओनली अ चेंज इन स्टेट. यहाँ पे केवल क्या हुआ है, वाटर बॉइलिंग में भी एक स्टेट में चेंज आया है, लिक्विड टू गैसियस चेंज आया है. एंड क्योंकि वाटर एंड स्टीम दोनों ही भले डिफरेंट दिखे लेकिन दोनों अगेन किसके बने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बने हैं. यानी कि यहाँ पे भी कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर. सो वी कैन से द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. एंड द चेंज, और जो चेंज जो आपका वाटर बॉइलिंग के दौरान आया टू फॉर्म स्टीम, इसको रिवर्स किया जा सकता है इजीली. कैसे, उस स्टीम को कंडेंस करके सो दैट वो दोबारा से वाटर बन जाए. एंड इसको कैसे करेंगे, होल्ड एन इन्वर्टेड फ्राइंग पैन. आपको क्या करना है, फ्राइंग पैन लेना है, इन्वर्टेड उल्टा करके उसके हैंडल से आप पकड़ेंगे और उसको राइजिंग स्टीम जो ऊपर से स्टीम आ रही है उसके ऊपर आप एक इन्वर्टेड फ्राइंग पैन इस तरीके से रखेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे अबव द बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर. नाउ इफ यू लुक एट द इनर सरफेस, अब आप उस फ्राइंग पैन के अगर इनर सरफेस पे ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे आपको क्या दिखेंगी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखेंगी विच आर स्टिकिंग टू इट. सो एक्चुअली वेल हॉट, सो एक्चुअली जब वो हॉट था, गर्म था, तो राइजिंग स्टीम जैसे इस इन्वर्टेड फ्राइंग पैन के कॉन्टैक्ट में आई
तो कुछ स्टीम जो थी वो कूल हो गई एंड कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड वाटर की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई. ओके, एंड ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, एंड इस तरीके से वाटर की कंडेंसेशन या स्टीम की कंडेंसेशन में यहाँ पे केवल क्या आया है, स्टेट में चेंज आया, यानी कि गैसियस स्टेट अगेन लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, बट वहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ. सो आप क्या कह सकते हैं कि जो वाटर का कंडेंसेशन है, या जो स्टीम का जो कंडेंसेशन है टू फॉर्म वाटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल. स्टीम इज वेरी हॉट वाटर वेपर. स्टीम क्या होता है, काफी हॉट वाटर वेपर्स होते हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज अ फिजिकल चेंज. या in other words we can say that evaporation of water is a physical change. What is evaporation? The conversion of water vapor into liquid water. That is on cooling is called a physical change. Evaporation होता है water का vapor में change होना, and condensation होता है water vapor का again water में change होना. And दोनों ही evaporation and condensation दोनों ही कैसे change है, physical changes है. ठीक है. In other words, condensation of water vapor is also a physical. Now making of a solution. अब एक solution अगर हम यहाँ prepare करें, यानी कि आपको क्या करना है, वी हैव टू टेक सम वाटर इन अ पोर्सिलीन डिश एंड उसके अंदर कुछ कॉमन सॉल्ट हम डिसॉल्व करेंगे. सॉल्ट आपका क्या होगा, वाटर में डिसअपियर हो जाएगा, वहाँ पे एक सॉल्टी सोल्यूशन बन जाएगा. तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि चेंज हैज टेकन प्लेस इन मेकिंग सॉल्ट सोल्यूशन. सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक चेंज आया. अब आप क्या करेंगे, इस पोर्सिलीन डिश को जिसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन है उसे हीट करेंगे ऑन अ बर्नर जब तक वो सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता. फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, उस पोर्सिलेन डिश की में आपको सरफेस पे या नीचे क्या मिलेगा, एक वाइट पाउडर मिलेगा. एंड अगर इस वाइट पाउडर को टेस्ट किया जाए, वी विल फाइंड दैट इट इज कॉमन सॉल्ट. एंड सेम वही कॉमन सॉल्ट है जिसको आपने वाटर में पहले क्या किया था, डिसॉल्व किया था. सो दिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे भी नो न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर to make salt solution. And इस तरीके से the dissolving of salt in water जो होता है to make salt solution, it is a kind of physical change. Similarly, dissolving sugar, आप similarly क्या water में sugar को भी dissolve करोगे sugar solution बनाने के लिए, it is also a physical change हो रही. Next, breaking of a glass tumbler. When a glass tumbler break, जब एक glass tumbler break होता है तो वहाँ पे काफी सारे pieces बनते हैं. And each broken piece of glass tumbler is still a glass only. So we can say that during the breaking of a glass tumbler, only the size and shape of a glass has changed. जब एक ग्लास टम्बलर ब्रेक हुआ है तो वहाँ पे केवल उस ग्लास के साइज एंड शेप में चेंज आया है, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ. सच वी कैन से दैट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज अ फिजिकल चेंज. नाउ नेक्स्ट वी कम टू केमिकल चेंजेस. नाउ दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. अब वो चेंजेस जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उन्हें केमिकल चेंजेस कहा जाता है. एंड जो वो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेस. ठीक है, एक केमिकल चेंज के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है. सो ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, एक केमिकल चेंजेस में एक सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है. एंड इसीलिए केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंजेस कैसे परमानेंट चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स व्हाट, दे कैन नॉट यूजुअली बी रिवर्स. यूजुअली इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता. ओरिजिनल सब्सटेंस बनाने के लिए अ लॉट ऑफ एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड. ओके, सो काफी अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इट इज गिवन आउट इन अ केमिकल चेंजेस. सो नाउ दे हैव गिवन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1 or more new substance are formed in a chemical change. केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है जो कि यूजुअली रिवर्स नहीं किया जा सकता. एंड काफी लॉट ऑफ एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज. ठीक है, साउंड भी आपकी एक केमिकल चेंज के दौरान प्रोड्यूस हो सकती है. अ चेंज इन स्मेल, ठीक है, स्मेल में भी चेंज आता है यहाँ पे, या फिर एक न्यू स्मेल भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. परमानेंट चेंज इन कलर, कलर में एक परमानेंट चेंज आ सकता है इन अ केमिकल चेंज. एंड यहाँ पे गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज क्लियरली. व्हाट यू हैव टू डू इफ यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर. अब आपने क्या करा, एक पेपर पीस को बर्न किया लाइटेड मैस्टिक के थ्रू, एंड वहां पे एंटायरली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक एंड ऐश. ये आपके प्रोड्यूस होंगे जब हम उस पीस ऑफ पेपर को बर्न करेंगे. So thus we can say that burning of paper is a chemical change. अब हीट एंड लाइट भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ पेपर. एंड इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ पेपर एक परमानेंट चेंज है, बिकॉज आप इसे रिवर्स भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कंबाइन द प्रोडक्ट्स. जैसे कि आपको पेपर बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, अगर आप उन्हें कंबाइन करें तब भी आप दोबारा से ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते.
ठीक है। सो इनफैक्ट द बर्निंग ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करो, सभी कैसे चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, बिकॉज बर्न करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसे आप रिवर्स करके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, राइट। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, एंड जहां भी बर्निंग होगी वहां पे हीट का प्रोडक्शन जरूर होता है, कुछ लाइट भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एनी। सम मोर एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू ऑफ केमिकल चेंजेस। क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे कि सारिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क का सार होना, या फिर कर्ड का फॉर्मेशन फ्रॉम द मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड लाइक राइस एंड चपाती, फॉइलेज ऑफ फूड, फूड का स्पॉइल होना, चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल, ठीक है, जब आप ब्रिंजल कट करते हो, एप्पल कट करते हो तो उसके थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज होने लगता है, वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है, ऑन कीपिंग इन एयर। फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज का बर्न होना लाइक बर्निंग ऑफ वुड, कोल, कैरोसिन, एलपीजी, बायोगैस, ये सभी केमिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद ड्राई लीव्स को बर्न करना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जैसे ही किसके थ्रू, वी पास इट थ्रू लाइम वाटर, सो वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। देन रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और आयरन के बीच में आप रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे आयरन सल्फेट एंड कॉपर बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ मिन्योर, ठीक है, लीव्स से मिन्योर या जो कंपोस्ट बनाया जाता है, दैट इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। बायोगैस का जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, सो ऑल दीज चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। व्हाई? बिकॉज इनमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, एंड मोर ओवर दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, now we are going to discuss some of these changes in a little more detail. First of all, what we have to take, the spoilage of food. So when food gets spoiled, जब food spoil होता है तो वहाँ पे एक foul smell produce होती है, and this shows that new substances have been formed in the spoiled food which have foul smell. फिर से क्या दिखता है कि उस spoiled food के अंदर कुछ new substances का formation हुआ है जिसकी वजह से काफी foul smell वहाँ पे produce हो रही है। So इस तरीके से spoilage of food एक chemical change है। अगेन नेक्स्ट वी हैव, इफ वी कट एन एप्पल, जब आप एक एप्पल को कट करते हो स्लाइस में एंड उसको थोड़ी देर के लिए असाइड रखा जाता है, सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट जो कट सरफेस है ऑफ एप्पल वहाँ पे एक ब्राउन कलर एक्वायर हो जाता है, एंड द कट सरफेस ऑफ एप्पल, एंड जो ये कट सरफेस है एप्पल का, ये ब्राउन कलर एक्वायर करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है किसके एक्शन से, ऑक्सीजन के एक्शन से। सो इस तरीके से जो चेंज आता है कलर ऑफ अ कट एप्पल स्लाइस में ऑन कीपिंग इन एयर, इट इज ड्यू टू अ केमिकल चेंज ओनली। सिमिलरली कट सरफेस ऑफ अ ब्रिंजल, एक ब्रिंजल या पोटैटो का जो कट सरफेस होता है वो भी आपका ब्लैक हो जाता है ऑन कीपिंग इन एयर फॉर सम टाइम ड्यू टू केमिकल चेंज ओनली। सो दिस इज बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विच इम्पार्ट ब्लैक कलर टू द कट सरफेस। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड उन न्यू सब्सटेंसेस का कैसा कलर है, ब्लैक कलर होगा है जो उनके सरफेसेस पर हमें ऑब्जर्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में भी प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू परफॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, that is glucose, which is a food prepared by the plants, and then oxygen gas also. So thus we can say that photosynthesis is also a chemical change हो गई। In the process of digestion, अब digestion process में भी क्या होता है, various food materials हैं जो कि break down होते हैं to form new substances, and उनको हमारी body क्या करती है, absorb करती है। So the process of digestion is also a chemical change only. Okay. Then when acid react with the base, जब एक acid base के साथ react करता है वहाँ पे neutralization reaction होता है जिसमें दो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सो दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, फायरवर्क का एक्सप्लोजन करना भी केमिकल चेंज है बिकॉज यहाँ पे काफी सारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ओके, द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, फायरवर्क का जो एक्सप्लोजन होता है उसमें हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्रेजेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एंड ये अनप्रेजेंट गैसेस जो है हमारे सराउंडिंग के एयर को पोल्यूट भी करती हैं। इन अ बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है, एंड वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस करता है, एंड इस बायोगैस का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज मीथेन गैस। द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, इस तरीके से एनिमल वेस्ट के थ्रू जो बायोगैस का फॉर्मेशन है, इट इज अगेन अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज ओनली। ओके, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ है लाइक मीथेन, कहाँ से, फ्रॉम द एनिमल वेस्ट, एंड दस वी कैन से दैट इट इज अ केमिकल चेंज। बायोगैस, बायोगैस को बर्न किया जाता है एज अ फ्यूल, एंड द बर्निंग ऑफ बायोगैस, उसके बाद जो बायोगैस को आप बर्न कर रहे हो एज अ फ्यूल, वो भी एक केमिकल चेंज है बिकॉज यहाँ पे बायोगैस को आप एज अ फ्यूल जब बर्न करते हो तो इसमें कुछ न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड सम लाइट।
Similarly, burning of liquefied petroleum gas, LPG गैस को जो बर्न किया जाता है गैस स्टोव में, it is also a kind of chemical change only. That we have already given the symbol of some element and formula of some compounds in the previous chapter. Previous chapter में already इन्होंने हमें कुछ elements के और कुछ compounds के formula discuss किए हैं. अब उनके साथ हमें क्या remember रखना है? The following elements and the symbol as well as compounds and their formulae. So यहाँ पे कुछ हमें elements के, compounds के formulae and symbols they have shown you. Like what magnesium का symbol है Mg, iron का symbol है Fe, copper का symbol होता है Cu, and oxygen gas का symbol होता है O2. ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स है. एंड यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स भी गिवन है, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है MgO. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH2. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3. एसिटिक एसिड हैज द फॉर्मूला ऑफ CH3COOH. सोडियम एसिटेट हैज द फॉर्मूला ऑफ CH3COONA. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4. आयरन सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4 एंड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3. ओके, सो ये यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के आपको सिंबल्स एंड फॉर्मूलेस हैव बीन डिस्कस्ड. यू हैव टू लर्न देम. ओके, नाउ वी विल नाउ स्टडी सम ऑफ द केमिकल चेंजेस बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज. अब कुछ हम केमिकल चेंजेस को स्टडी करने वाले हैं एक्टिविटीज परफॉर्म करके. नंबर 1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे. सो मैग्नीशियम इज अ मेटल. मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है जो कि काफी इजीली बर्न होता है ऑन हीटिंग. ओके, यू हैव टू टेक अ लॉन्ग एंड थिन स्ट्रिप. अगर हम एक लॉन्ग एंड थिन स्ट्रिप लेते हैं मैग्नीशियम मेटल की, उसे मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है. एंड यूजुअली हम मैग्नीशियम मेटल का यूज करते हैं मैग्नीशियम रिबन के अंदर ही एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाएगा, वो एयर में बर्न होगा विद ब्रिलियंट वाइट लाइट. एक ब्रिलियंट वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा एंड इसके बाद एक पाउडरी वाइट ऐश यानी कि एक वाइट कलर का पाउडर ऐश प्रोड्यूस होगा एट द लास्ट, जिसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बर्न होने के बाद प्रोड्यूस हुई है, दैट इज एंटायरली अ न्यू सब्सटेंस. एंड इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. ओके, वी कैन परफॉर्म द मैग्नीशियम रिबन ड्यूरिंग एक्टिविटीज एज फॉलो. सो यहाँ पे आपको देखो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके दिखाया है. यहाँ पे एक वाइट डैजलिंग लाइट भी प्रोड्यूस होती है. Now we can carry out another chemical change by using the magnesium oxide ash formed by the burning of magnesium ribbon. This can be done as follow. अब आप क्या कर सकते हैं? और भी कुछ केमिकल चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश से. ठीक है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड पे ऐश मिलती है, उससे भी आप काफी डिफरेंट चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं. जैसे कि रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन. अब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन के बीच में रिएक्शन करवाएंगे. तो जब एक आयरन ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका आयरन नेल होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? ब्लू कलर सोल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ब्लू कलर होता है. उसके अंदर जब हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को क्या इमर्ज रखते हैं, तो वहाँ पे केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आयरन सल्फेट, ग्रीन कलर के सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है जो कि आयरन सल्फेट सोल्यूशन है. एंड एक ब्राउन डिपॉजिट कॉपर की उस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. जैसे जो वो नेल था उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाएगी. एंड इस चेंज को कैसे लिखा जा सकता है? एक वर्ड इक्वेशन के थ्रू, दैट इज कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट था एंड उसमें आपने आयरन नेल को इमर्स किया, तो वहाँ पे आयरन सल्फेट सोल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ एंड क्या कॉपर डिस्प्लेस हो गया. सो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ब्लू था, आयरन का कलर ग्रे था. डिप करने के बाद जो सोल्यूशन बना उसका कलर ग्रीन हो गया एंड उस आयरन नेल के ऊपर ब्राउनिश कलर के कॉपर की डिपॉजिटिंग हो गई. So the reaction between copper sulfate solution and iron is a chemical change. तो यहाँ पे जो copper sulfate और iron के बीच में reaction हुआ है वो chemical change है, because यहाँ पे दो new substance बने हैं, that is iron sulfate and copper. Okay, and आप इसी तरीके से copper sulfate solution and iron nail के बीच में क्या reaction करवा सकते हैं. Please note that the common name of copper sulfate का जो common name होता है that is blue vitriol. एंड इसको नीला ठोटा भी कहा जाता है इन हिंदी. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस. अब केमिकल चेंजेस की कुछ इंपॉर्टेंस गिवन है. सी, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ठीक है, हमारी लाइफ में क्या केमिकल चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जितने भी न्यू सब्सटेंसेस हम अपने लाइफ के वेरियस फील्ड में यूज़ करते हैं वो सभी आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस. लाइक मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड. मेटल्स को उनके नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स यानी कि ओर से सेपरेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल को आप उसकी आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हो किसके थ्रू? केमिकल चेंजेस के थ्रू.
मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है बाय कैरिंग आउट द चेन ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। द मटीरियल्स, काफ़ी सारे मटीरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट, परफ्यूम, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, दीज ऑल आर मेड बाय कैरिंग आउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल। एवरी न्यू मटीरियल, हर एक न्यू मटीरियल जो डिस्कवर होता है, इट इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस ओनली। नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आप कुछ मेन डिफरेंस यहाँ पे गिवन है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज को ईजिली रिवर्स किया जा सकता है एंड यहाँ पे काफ़ी लिटिल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है या फिर प्रोड्यूस होती है इन अ फिजिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज में क्या होता है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, यूजुअली इरिवर्सिबल है एंड यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज। नाउ प्लीज नोट दैट द सेम सब्सटेंस कैन अंडरगो अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब हमें क्या नोट करना है कि सेम सब्सटेंस के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जैसे कि द टेयरिंग ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, आप एक पेपर शीट को टेयर करते हैं, वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन आप उसी शीट ऑफ पेपर को अगर बर्न करेंगे इट विल बी अ केमिकल चेंज, राइट। अगेन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है, लेकिन वैक्स का बर्न होना इज अ केमिकल चेंज। सो व्हेन अ कैंडल बर्न्स, इस तरीके से जब कैंडल बर्न होती है तो वहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों ही होते हैं, बिकॉज वहाँ पे जब कैंडल बर्न हो रही है तो कुछ कैंडल आपकी मेल्ट भी होती है। इस तरीके से वैक्स क्या होती है आपकी, वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज हो जाता है एंड वैक्स का बर्न होना केमिकल चेंज होता है। अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन, ओजोन क्या है, इट इज अ गैस, देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन गैस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के आउटर सरफेस में क्या है, एक लेयर है विच इज कॉल्ड ओजोन, है ना। एंड ओजोन लेयर जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट इज वेरी यूजफुल ओवर देयर। Why? Because ozone layer protects us from the harmful ultraviolet radiations which come from the sun. So this happens as follow. Actually में क्या होता है कि ओजोन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है एंड उसको ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। एंड इस तरीके से इन दिस वे जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है विच इज कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन, अब ये जो ओजोन का ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन में, ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट एब्जॉर्ब, अगर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जाता तो ये अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती एंड हमें या जिसे भी लिविंग थिंग्स सभी को हार्म करती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू स्किन कैंसर होता है, दे कैन डैमेज आवर आईज एंड प्लांट्स, ओके। So, इस तरीके से ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में है वो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है अगेंस्ट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द। नेक्स्ट वी हैव रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन डैम्प एयर और वाटर, अब जब एक आयरन ऑब्जेक्ट को किसमें, डैम्प एयर या वाटर में छोड़ दिया जाता है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, वो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होने लगता है विच इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। सो ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग के दौरान आयरन मेटल जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और उसके साथ एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, उसके साथ भी कंबाइंड होता है एंड आयरन अपने ऊपर एक कंपाउंड बना लेता है दैट इज आयरन ऑक्साइड एंड ये आयरन ऑक्साइड इज ओनली नोन एज रस्ट, ठीक है। एंड जो प्रोसेस है रस्टिंग का, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन, यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाता है। रस्ट क्या है, रस्ट आयरन ऑक्साइड है एंड इस तरीके से रस्ट एंड आयरन आपके सेम सब्सटेंस नहीं होते। रस्ट आपका आयरन से डिफरेंट होता है जो कि आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बनता है दैट इज आयरन ऑक्साइड। ऑलमोस्ट एवरी आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हर एक आयरन या हर एक स्टील ऑब्जेक्ट जिसको ओपनली रखा जाता है वो स्लोली क्या होता है, रस्ट होता है। एंड वी कैन यूजुअली सी द रस्टेड आयरन गेट एंड यूजुअली आप इन रस्टेड आयरन गेट को कहाँ देखते हो, पार्क है, जो आयरन की बेंचेस रखी होती है गार्डन में, वहाँ पे आप इन आयरन के रस्टेड चीज़ों को देख सकते हैं जो कि हमेशा ओपनली रखी होती हैं। एग्रीकल्चर टूल्स, जितने भी एग्रीकल्चर टूल्स हैं सच एज स्पेड, शॉवल, ये भी आपके रस्ट होते हैं बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। इन द किचन, किचन में भी जो आयरन पैन है, जो कि तवा है, उसमें भी ऑफन रस्टिंग हो जाती है बिकॉज इसे हम कुछ टाइम के लिए वेट स्टेट में रख देते हैं। वी कैन ऑल्सो यूजुअली सी द फॉर्मेशन ऑफ सम रस्ट ऑन आयरन ग्रिल्स, आयरन रेलिंग, आयरन पाइप, आयरन नेल, ओल्ड कार, बाईसाइकिल, स्टील ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन सभी पे आप क्या देख सकते हो, रस्ट की फॉर्मेशन
देख सकते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, अब रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? सो बोथ ऑक्सीजन वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों ही ये आपके प्रेजेंट होने चाहिए फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर। सो वी कैन से दैट टू कंडीशंस आर नेसेसरी। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर का प्रेजेंस होना चाहिए, या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर या वाटर वेपर जो है जिसको आप मॉइस्चर कहते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। आयरन रस्ट व्हेन प्लेस इन डैम्प, तो आयरन कब रस्ट होने लगता है आयरन के ऊपर? जब उसे डैम्प एयर या मॉइस्ट एयर में प्लेस किया जाता है, या फिर आप उसे वाटर में प्लेस करेंगे सो उसमें क्या होने लगती है? रस्टिंग होने लगती है। ओके, इस तरीके से जो डैम्प एयर है या मॉइस्ट एयर है इसमें क्या होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। एंड डैम्प एयर क्या है? दोनों ही चीज अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकती, यानी कि ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों ही हमारे आयरन की रस्टिंग के लिए जरूरी है। सो आपकी जो ये डैम्प एयर है वो क्या दोनों ही चीजें अकेले प्रोवाइड करती है, वाटर भी एंड ऑक्सीजन भी। अगेन ऑर्डिनरी वाटर, अगर हम बात करें केवल जो ऑर्डिनरी वाटर है उसके अंदर भी क्या होता है? कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। सो ऑर्डिनरी वाटर भी क्या करता है? दोनों ही चीज अकेले सप्लाई कर सकता है, ऑक्सीजन वाटर जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए रिक्वायर्ड है। इफ द एयर एट अ प्लेस, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे जो एयर है उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, दैट इज इफ द एयर एट अ प्लेस इज मोर ह्यूमिड, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस की जो एयर है वो ज्यादा ह्यूमिड है तो वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स फास्टर। सो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका फास्टर होता है कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया से सी साइड एरिया होते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो एयर होती है उसके अंदर काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है, या जो कोस्टल एरिया की एयर होती है वो कैसी होती है? इट इज मोर ह्यूमिड, ड्यू टू विच द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस फास्ट। नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, वाटर में सॉल्ट का जो प्रेजेंस है वो भी क्या करता है? रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस को फास्टर करता है। इसीलिए जो एक आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो काफी फास्टली रस्ट होते हैं व्हेन दे आर केप्ट इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर भी क्या रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स फास्टर, बिकॉज वो की आपका जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है ना, देन केप्ट इन फ्रेश वाटर विच इज हैविंग नो वाटर फॉल्ट रिजॉल्व करें। रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट, अब रस्टिंग के थ्रू क्या होता है? जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो डैमेज होने लगते हैं, बिकॉज रस्ट एक सॉफ्ट एंड पोरस होता है एंड ये ग्रेजुअली क्या करता है? रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस को फॉल ऑफ करने लगता है, ठीक है, एंड जो उसके नीचे आयरन है वो धीरे धीरे रस्ट होने लगता है। ओके, एंड वी कैन से कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? ईट अप एंड उन्हें क्या बना देता है? यूजलेस बना देता है। सिंस आयरन इज यूज, क्योंकि आयरन को लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, सच एज ब्रिजेस, ग्रिल, रेलिंग, गेट, बॉडीज ऑफ कार, बसेस, ट्रक, शिप एक्सेट्रा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? इट कॉजेज अ ग्रेट लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ऑब्वियस, एंड ये काफी ऑब्वियस है कि हमारे पास कुछ वेज हैं जिसके थ्रू हम आयरन की रस्टिंग को क्या कर रहे हैं? काफी लंबे टाइम पीरियड से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी शुड हैव सम वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वेज होना जरूरी है। सो कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जा सकता है? सी एज वी हैव डिस्कस कि जब एक आयरन ऑब्जेक्ट किसके ऐसी एयर के कांटेक्ट में आता है जिसमें क्या वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पे रस्टिंग होता है। सो दैट मीन्स व्हाट कि एयर एंड वाटर को हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। एक्चुअल में एयर एंड वाटर ही है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। सो it is air and water which are prevented from coming in contact with iron objects, then rusting will not take place. So most of the methods जो है आयरन रस्टिंग को प्रिवेंट करने के वो क्या है? उसके अंदर आयरन ऑब्जेक्ट की कोटिंग कर दी जाती है कुछ ऐसे सब्सटेंस के थ्रू, सो दैट वो क्या ना हो, जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो एयर एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। कुछ मेथड्स यहाँ पे गिवन है ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंटिंग के थ्रू आयरन की रस्टिंग प्रिवेंट की जा सकती है, बिकॉज जब पेंट की कोट जो है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस के ऊपर अप्लाई करी जाएगी तो एयर एंड मॉइस्चर जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे एंड वहाँ पे कोई रस्टिंग नहीं हो पाएगी। विंडो, ग्रिल, रेलिंग, स्टील फर्नीचर, आयरन ब्रिजेस, रेलवे कोचेस, कार, बस, ट्रक, इन सबकी जो बॉडी होती है इन सभी को रेगुलरली पेंट किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ग्रीस और ऑयल भी आप आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जब क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ ग्रीस और ऑयल को अप्लाई करते हैं टू द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे एयर एंड मॉइस्चर जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में, ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आते एंड हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। फॉर एग्जाम्पल द टूल्स, जितने भी टूल्स हैं, मशीन पार्ट्स जो कि आपके आयरन या स्टील के बने हैं, उन सभी को क्या किया जाता है? ग्रीस एंड ऑयल से स्मीयर्ड किया जाता है टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग ऑफ आयरन को गैल्वेनाइजेशन के थ्रू भी प्रिवेंट किया जा सकता है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन?
द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर और कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक थिन लेयर या एक कोटिंग जो है जिंक मेटल की, उसको आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोट कर दिया जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, आयरन ऑब्जेक्ट को मोल्टन यानी कि पिघला हुआ जिंक मेटल के अंदर डिप कर दिया जाता है एंड उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पतली सी लेयर जिंक मेटल की फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से आयरन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम द रस्टिंग, बिकॉज जिंक मेटल remains unaffected by air and moisture. The iron sheets जिनको हम buckets बनाने के लिए यूज करते हैं, ड्रम, डस्टबिन, शेड, ये सभी को गैल्वेनाइज किया जाता है टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। जो आयरन पाइपर्स हम अपने होम्स में यूज करते हैं, which is used to carry water, they are also galvanized to prevent रस्टिंग। आयरन इज कोटेड विथ क्रोमियम, आयरन को क्रोमियम के साथ भी कोट कर सकता है रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए, इसे कहते हैं क्रोम प्लेटिंग। क्रोमियम मेटल जो है वो काफी रेजिस्टेंट होता है टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो जब एक क्रोमियम की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है आयरन ऑब्जेक्ट पे, तो आयरन ऑब्जेक्ट आपका रस्टिंग से प्रोटेक्टेड रहता है। क्रोमियम प्लांटिंग साइड ऑन स्टील फर्नीचर, क्रोमियम प्लांटिंग साइड जो होता है स्टील फर्नीचर, टेप, बाईसाइकिल हैंडल बार, कार बम्पर्स एक्सेट्रा, ये सभी आयरन एंड स्टील के बने होते हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉय स्टेट टू मिक्स स्टेनलेस स्टील। आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो उसका एलॉय बना के, ओके, उसको क्या कर दिया जाए, स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी कि जब आयरन को मिक्स किया जाता है या कि एलॉय किया जाता है कार्बन, क्रोमियम एंड निकल के साथ, तो वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज स्टेनलेस स्टील। एंड स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एलॉय होता है किसका, आयरन का। ठीक है, स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल, इसमें बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगता। कुकिंग यूटेंसिल, नाइफ, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं एंड दे डू नॉट रस्ट एट ऑल। नाउ द केस ऑफ शिप, शिप्स जो है वो किसकी बनी है, आयरन की बनी है या स्टील की बनी होती है। एंड अ पार्ट ऑफ द शिप, एंड शिप का एक पार्ट जो है हमेशा अंडर द सी वाटर रहता है। सो इवन ऑन द पार्ट ऑफ शिप, ठीक है, एंड इवन शिप का वो पार्ट जो कि अबव द सी वाटर है, उसमें भी कुछ वाटर ड्रॉप्स होती हैं जो कि इससे आउटर सरफेस से हमेशा क्लिंग करती रहती है। मोर ओवर सी वाटर में सॉल्ट भी होता है। सो जो ये सॉल्ट का प्रेजेंट है सी वाटर में, वो और ज्यादा रस्ट फॉर्मेशन प्रोसेस को फास्टर कर देता है, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड रेगुलरली, सो इसीलिए शिप को रेगुलर बेसिस पे क्या करने के साथ साथ, पेंट करने के साथ साथ शिप में तब भी काफी डैमेज होता है फ्रॉम द रस्टिंग। इनफैक्ट डैमेज जो कि रस्टिंग के थ्रू होता है वो इतना ज्यादा है कि फ्रैक्शन ऑफ शिप, काफी सारे शिप के फ्रैक्शन पार्ट आयरन, मतलब शिप के आयरन पार्ट के काफी फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जिनको हमें हर साल रिप्लेस करना पड़ता है। एंड इससे क्या होता है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस, दैट इज मनी लॉस टू द वर्ल्ड। आयरन पिलर एट दिल्ली, देयर इज एन आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है जो कि मोर दैट 7 मीटर्स हाई है, इसका वेट 6000 kg से भी ज्यादा है। इसको कब 1600 ईयर्स अगो से भी पहले बनाया गया था। यू कैन सी दिस इज आयरन पिलर आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। अब इतने लंबे पीरियड के बाद भी जो आयरन पिलर है वहाँ पे वो क्या नहीं हुआ, आज तक रस्ट नहीं हुआ है। इससे क्या शो होता है कि इंडियन साइंटिस्ट हैज मेड ग्रेट एडवांसेस, इंडियन साइंटिस्ट ने काफी ग्रेट एडवांसेस बनाए हैं मेटल मेकिंग टेक्नोलॉजी में एज बैक एट 1600 ईयर्स अगो, जिसकी वजह से आयरन पिलर आज भी अपनी उसी क्वालिटी के साथ रस्ट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। क्रिस्टलाइजेशन, सी वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं जो उसे सॉल्टी बनाते हैं। एंड वी हैव लर्न कि क्लास 6 में भी कि सॉल्ट को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट अ गुड टेक्निक ऑफ सेपरेशन। लेकिन जो आपका ये इवेपोरेशन प्रोसेस है ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है सेपरेशन की, क्योंकि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो इवेपोरेशन प्रोसेस में रिमूव नहीं हो पाती हैं ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन। इस तरीके से जो सॉल्ट मिलेगा इवेपोरेशन के थ्रू वो प्योर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल की जो शेप है उसे भी हम क्लियरली नहीं देख पाते। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन हाउएवर बी ऑब्टेन। ठीक है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स जो हैं प्योर सब्सटेंसेस के, उन्हें आप ऑब्टेन कर सकते हो उनके सोल्यूशन से बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इस तरीके से जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनको यूजुअली प्योरीफाई किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन अगेन एग्जांपल है फिजिकल चेंज का व्हिच हैव बीन डिस्क्राइब्ड बिलो। व्हाट डू यू हैव टू डू, द सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग फ्लैट सरफेसेस, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जिनका सरफेस फ्लैट होता है, स्ट्रेट एजेस होती है, रेगुलर शेप्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है क्रिस्टल्स। एंड मेनी सब्सटेंसेस, कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो को क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक हॉट
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का, उसको जब कूल किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? क्रिस्टलाइजेशन. एंड इसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द स्मॉल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स ओनली. द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल्स. किससे? ऑफ द प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस. एंड इम्प्योर सॉलिड, एक इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस है, उसमें यूजुअली दो टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है? उसके सोल्यूशन को प्योरीफाई करके, फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं, जबकि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को क्रिस्टलाइजेशन के ड्यूरिंग ही रिमूव किया जा सकता है. As an example, we will form large crystal of pure copper sulfate from an impure sample of copper sulfate powder by the process of crystallization. एग्जाम्पल गिवन है कि आप क्या प्योर कॉपर सल्फेट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना सकते हो एक इम्प्योर सैंपल लेके कॉपर सल्फेट पाउडर का, किसके थ्रू? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थे. ओके, सो that's all for the chapter. I hope you all must have understood the difference between physical and chemical changes, the various types of physical and chemical changes. That's all for today. We'll meet you very soon. And then take care and thanks to everyone.